तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है। विक्षोभ समझ डिस्टर्बेंस, जिसे कंपन समझ सकते हैं, जो अपना स्थान नहीं बदलता है लेकिन अपने बगल वालों को हिलाता है, मतलब आगे पीछे या ऊपर नीचे होता है लेकिन स्थान नहीं बदलता है। तरंग मुख्यतः दो प्रकार का होता है कि यांत्रिक होता है, दूसरा अयांत्रिक तरंगे होता है। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती है जो ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यमों में संचरित करती है। अयांत्रिक तरंगे वैसी तरंगे होती है जिसके चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात हम कह सकते हैं कि अयांत्रिक तरंगे निर्वात में भी संचरित कर सकती है। यांत्रिक तरंगों के बारे में हम लोग देखते हैं। यांत्रिक तरंग दो प्रकार के होते हैं, एक अनुदैर्घ्य होता है, दूसरा अनुप्रस्थ होता है। अनुदैर्घ्य को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ को कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे वे तरंगे होती है जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कोणों के कंपन की दिशा के अनुदिश या समानांतर होती है। ऐसी तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। ये समानांतर होती है। अनुदैर्घ्य तरंगे समानांतर होती है, संपीड़न और विरलन के रूप में गति करती है। संपीड़न और विरलन कहने का मतलब होती है तरंगे कभी कभी पास पास कभी दूर दूर पर होती है, यही होता है संपीड़न विरलन। अनुदैर्घ्य तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती है ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यमों में चल सकती है। अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण से ध्वनि तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य होती है। और पूछता है भूकंपीय तरंगे में जो पी तरंग होती है अनुदैर्घ्य होती है। जो स्प्रिंग में तरंग उत्पन्न होती है उसको भी अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत हो, ऐसे नहीं होती, ऊपर नीचे लंबवत गति करती है। प्रकाश तरंग की गति होती है। भूकंपीय तरंगों में जो यश तरंग होता है वो अनुप्रस्थ तरंगे होता है। डोरी युक्त यंत्रों में जैसे सितार हो गया, गिटार हो गया, इस सब में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है और अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न और विरलन, इस संपीड़न और विरलन और श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है। जैसे देख लेते हैं, कुछ तरंगों की कुछ लक्षण दिखते हैं। जैसे जितना ही ऊपर जाएगा तो उसको श्रृंग कहेंगे, जितना नीचे आएगा उसको गर्त कहते हैं, श्रृंग गर्त। और इस रेखा से जितना ऊपर तक जाता है उसको कहते हैं आयाम। और दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दिशा लैम्डा से सूचित किया जाता है। अब देखते हैं आवृत्ति। आवृत्ति के बारे में देखते हैं। एक सेकेंड में माध्यम के कण द्वारा किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवर्तकाल जब कण माध्य स्थिति से आगे पीछे ऊपर नीचे कंपन पूर्ण करने लगा जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध। आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल या आवर्तकाल बराबर होता है 1/, आवृत्ति। अब देखते हैं वेग, आवृत्ति और तरंग में संबंध। वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणे आवर्तकाल। वेग को v माने वेलोसिटी, n आवृत्ति होता है, i इंटू लैम्डा। यहाँ आवृत्ति गुणे आवर्तकाल नहीं होगा, आवृत्ति गुणे क्या होगा, तरंग दैर्घ्य होगा, तरंग दैर्घ्य होता है। अब देखते हैं आयनिक तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंग। अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में संपूर्ण देखते हैं। वैसी तरंग जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये तरंगें निर्वात में भी चल सकती है। ये प्रकाश की चाल से चलती है। अरे सभी विद्युत चुम्बकीय किसकी बनी होती है, सभी विद्युत चुम्बकीय फोटान की बनी होती है। इसका जो तरंग दैर्घ्य का परिसर होता है 10⁻⁻14 से 10⁻4 मीटर होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। इन अपने साथ ऊर्जा और संवेग होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के पास क्या होता है, ऊर्जा और संवेग होता है। सबसे पहले इसकी अवधारणा किसने दिया था, तो मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत किया था। अब देखते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन कौन होती है। एक फार्मूला होता है गाए अबीजू इन्फ्रामारे, गाए अबीजू इन्फ्रामारे दी। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे हम इधर को बढ़ते हैं, इधर जाते हैं, तो इसमें आवृत्ति और ऊर्जा में
आवृत्ति और ऊर्जा में कमी आता है लेकिन तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। जो इधर होगा उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, जो इधर होगा उसका आवृत्ति और ऊर्जा अधिक होगा। तो गामा की ऊर्जा सबसे अधिक होगी, इधर जाने पर ऊर्जा कम होती जाएगी, लेकिन तरंग दैर्घ्य क्या होता है, गामा का सबसे कम होता है। और गामा किरणों के उपयोग देखते हैं हम लोग। गामा किरणों को हेनरी या पॉल विलर्ड ने इसका खोज किया था। आवृत्ति और ऊर्जा होती है, इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ये आवेशहीन होती है। उसके बाद एक्स किरण, एक्स किरणों की खोज रोंटगन ने किया था। और पूछता है जो हड्डी की जांच में, आंत की जांच में, कुजिल नलिका में, क्रिस्टलीय संरचना में, बहुमूल्य धातु की जांच में या सिक्योरिटी मशीनों में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो ये एक्स तरंगों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद से होता है अल्ट्रावायलेंट किरण। अल्ट्रावायलेंट किरण जिसे पराबैंगनी किरण भी कहते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अल्ट्रावायलेट ए, बी, सी। सबसे खतरनाक ए होता है, सबसे कम खतरनाक सी होता है। अब पूछता है त्वचा को कौन नुकसान पहुंचाता है, तो त्वचा को नुकसान पहुंचाता है बी। उसके बाद से विजुअल तरंग या दृश्य तरंग, वैसी तरंगे जिसे हम देख सकते हैं, जैसे होता है बैआनी ह पिनाला, इसमें बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला तरंग दैर्घ्य और लाल। इसमें जो बैगनी का तरंग दैर्घ्य होता है सबसे कम होता है और लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। उसके बाद इंफ्रारेड को अवरक्त किरण भी कहते हैं। पूछता है अवरक्त किरण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो नाइट विजन कैमरा में, टीवी रिमोट में, लेजर में, थर्मल इमेजिंग में भी किस किरण का प्रयोग किया जाता है, तो अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से होता है माइक्रोवेव, बंद चूल्हा जिसे ओवन कहते हैं, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। रेडियो में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद से यह निम्न तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछता है कि कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है, नहीं है, तो अल्फा किरण, बीटा किरण, कैथोड किरण, कैनोल किरण, ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती है।